हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन। इससे पहले की वीडियोस में हमने जाना कॉम्पोजिशन क्या है, किस टाइप की होती हैं, कैसे लिखते हैं कॉम्पोजिशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो आप हमारी पहले वीडियोस में देख सकते हैं। ये कॉम्पोजिशन पार्ट 3 है और हम जानेंगे इसके फॉर्म्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नरेशन, व्हाट सजेशन कैन बी गिवन फॉर इफेक्टिव नरेशन। इफेक्टिव नरेशन के लिए हम क्या करना चाहिए वो सजेशंस हम यहाँ पे देंगे। एंड नरेशन होता क्या है ये जानेंगे। नरेशन एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी रिफर्स टू प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड एंड वेल सीक्वेंस्ड वर्बल अकाउंट। दैट मीन्स जो हम बात बोल रहे हैं वो वर्बल में बोल रहे हैं, ओरल बोल रहे हैं, मतलब मौखिक तौर पे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवन किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। रिकाउंट सम past experience or incident, tell stories and the like to peoples in such an interesting and creative way that it may be able to produce a clear, vivid and interesting orderly picture। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि नरेशन जो है एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी है, ऐसा पढ़ाने का मेथड है जिसमें आप वर्बल अकाउंट मतलब ओरल तौर पे मुंह से बोल के समझा रहे होते हैं कोई चीज़, कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट। वेल ऑर्डर्ड एंड वेल सीक्वेंस, एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ आप चीज़ें समझा रहे हैं। इन सच एन इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव वे दैट इट मे बी प्रोड्यूस अ क्लियर विविड पिक्चर। दैट मीन्स आप इतनी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि सामने वाला जो भी स्टूडेंट है वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहा है और क्रिएटिवली अ क्लियर विविड इंटरेस्टिंग पिक्चर इन द माइंड्स द पीपल फॉर देयर क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड ईजी ग्रास्पिंग। मतलब वो जल्दी समझ रहे हैं और इजीली ग्रास्पिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो भी उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो इजीली ग्रास्प कर रहे हैं, ये अच्छे से समझ पा रहे हैं, इजीली समझ पा रहे हैं, बहुत इफेक्टिव तरीके से वो समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो इंग्लिश आप इतनी अच्छे तरीके से समझाई जा रही है कि आप उसको समझ भी रहे हैं और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा है वो समझना। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नरेशन। तो इतने सब का क्या मतलब है नरेशन का? सिंपल दैट मीन्स क्या होता है? नरेशन मीन्स ओरल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ थिंग, चाहे वो इंसिडेंट हो, पास्ट एक्सपीरियंस हो, कोई स्टोरी हो या फिर कोई भी टेक्स्ट हो। नाउ वी हैव सम सजेशंस फॉर इफेक्टिव नरेशन। तो क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इफेक्टिव नरेशन के? तो हमारे पास क्या सजेशन है? The language used for narration should be simple and easy understandable by the students। जो narration के लिए आप language use कर रहे हैं वो students को समझ में आनी चाहिए और easy होनी चाहिए, हल्के फुल्के words के साथ आप उन्हें समझा रहे हैं कुछ। The art of narration requires the teacher to narrate at the right time in the right way। सही टाइम पे और सही तरीके से चीज़ को समझाया जा रहा है। सही टाइम पे मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे वो चीज़ होनी चाहिए। अगर चैप्टर 4 चैप्टर 5 के बाद अकर होना चाहिए तो चैप्टर 4 चैप्टर 5 के बाद ही अकर हो रहा है। द पेस ऑफ द नरेशन शुड बी टेकन केयर ऑफ। द पेस ऑफ द नरेशन मीन्स द स्पीड ऑफ द नरेशन। बहुत फ्लुएंटली, बहुत तेज़, बहुत धीरे, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट दैट यू टीचिंग आर, आपके बच्चों का क्या लेवल है उस हिसाब से आपको अपना पेस रखना चाहिए। द टीचर शुड नॉट मेक अनड्यू हरी फॉर नरेटिंग द इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स एज इट टेक्स टाइम ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट टू लिसन, रिकॉर्ड एंड थिंक अबाउट दैम। अननेसेसरीली जल्दी बोलकर नरेट कर नरेट मतलब समझाना, बोलकर समझा देना और अपनी बात ख़त्म कर देना, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम लगता है स्टूडेंट के पार्ट में भी। अब स्टूडेंट को भी टाइम लगता है चीज़ें सुन के, रिकॉर्ड करने के लिए, थिंक अबाउट देम एंड लिसन, उन चीज़ों को समझ के उसको याद रखने के लिए। द पेस ऑफ द नरेशन मतलब स्पीड ऑफ द नरेशन शुड बी टेकन केयर ऑफ। हमें स्पीड जो है ध्यान में रखनी चाहिए, हमें ये ध्यान रखते हुए स्पीड होनी चाहिए कि हमारा जो फोक है, हमारा जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल पे उनकी अंडरस्टैंडिंग है। Now the fourth one says a teacher must have a thorough knowledge or the imagination about the object and events narrated by him so that he may be able to project the required picture before his students in a commanding and interesting way।
What is it saying? It is saying a teacher must have thorough knowledge. टीचर को भी एक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, एक प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, टीचर को भी इमेजिनेशन होना चाहिए। जिस भी चीज़ को वो समझा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट या फिर कोई इवेंट अगर वो समझा रहे हैं, उन्हें पहले से उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट ही मे एबल टू प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड पिक्चर, ताकि वो एकदम एग्जैक्ट पिक्चर क्रिएट कर सकें स्टूडेंट्स के माइंड में। Now the next one is the name of the objects, place and other important points concerning the narration should be written on the blackboard for providing easy recall and proper ring to the imagination and understanding of students। वो क्या बोल रहा है, जो भी important points हैं, की points जो भी हैं, कोई objects, place या फिर other important points, जैसे कि कोई जगह है या फिर कोई कैरेक्टर्स के नाम है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या है, वो टीचर को बोर्ड पे लिख देने चाहिए, ताकि सामने जब चीज़ रहेगी तो स्टूडेंट्स उसको रिकॉल कर पाएंगे इजीली। अगर हम कुछ बार बार देख रहे हैं, बार बार उसको देख के याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा माइंड जो है इमेजिन कर लेता है और एक फॉर्मेशन कर लेता है उस चीज़ की, तो वो हमें याद रहती है। नरेशन फॉर इट्स इफेक्टिवनेस मे बी सप्लीमेंटेड by other strategies like demonstration, dramatization, illustration and questioning। नरेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, नरेशन को इजी और अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव है कि वो इफेक्ट दिखाए, उसका रिजल्टेंट हो कुछ। मे बी सप्लीमेंटेड विद स्ट्रेटेजी लाइक डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ दिखाया जाए। ड्रामेटाइजेशन, एक उसको नाट्य रूपांतरण उसका करके हम बच्चों को समझा सकते हैं। इलिस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग, सवाल जवाब हम करेंगे किसी बच्चे से तो हमें याद रहेगा। अब छोटा सा क्वेश्चनिंग का एग्जाम्पल ये है, अगर कभी कोई टीचर हमें क्लास में कोई सवाल पूछ लेती है तो वो हम अपनी लाइफ टाइम नहीं भूलते कि हमसे ये सवाल टीचर ने किया था। दैट इज द बेसिक मोटिव ऑफ क्वेश्चनिंग। द टीचर मस्ट ट्राई टू पुट द एसेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड आर्ट ऑफ ड्रामेटाइजेशन इन हिज नरेशन स्ट्रैटेजी। अगर कोई चीज़ नरेट करी जा रही है तो उसमें अगर हम स्टोरी टेलिंग मतलब कोई कहानी सुना के, अब कहानी का मतलब कहानी ही नहीं होता है, दैट मीन्स अगर कोई भी इंसिडेंट हम समझा पा रहे हैं तो उसको ज़रूर पुट ऑन करना चाहिए। एंड आर्ट ऑफ ड्रामेटाइजेशन, ड्रामेटाइजेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम इंग्लिश में कोई या फिर हिंदी में कोई स्टोरी समझा रहे हैं या फिर कोई नाटक समझा रहे हैं, तो उसमें हमने कैरेक्टर्स बना दिए। क्लास में 4 बच्चे 10 बच्चे लेकर हमने उनको कैरेक्टर्स दे दिया कि तुम राम, तुम श्याम और तुम ये। तो फिर उससे क्या होता है, जो बच्चा जो कैरेक्टर निभा रहा है उसको तो वो याद हो ही जाता है, साथ ही साथ उसे वो वाले कैरेक्टर्स भी याद रहते हैं जो अपोजिट होते हैं, जो कि उसके साथ पार्टिसिपेट किया होता है। सो ड्रामेटाइजेशन एक इवेंट के तौर पे वर्क करता है, उससे मेमोरी रिमेम्बरेंस चाइल्ड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दीज वर आर 7 पॉइंट्स, ये हमारे 7 पॉइंट्स है जो कि हमें नरेशन के टाइम पे यूज़ करने चाहिए। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स एक्सटेम्पोर। What is extempore? Extempore is an impromptu speech that is delivered with a little or no preparation। Extempore वो स्पीच है जो कि बिना तैयारी के या फिर बहुत कम तैयारी के हमें डिलीवर करनी होती है, हमें एक्सप्रेस करनी होती है। Impromptu speech मतलब अनप्रिपेयर्ड स्पीच, बिना तैयारी करा हुआ स्पीच। Even though it is a spontaneous, it requires great effort to deliver an extempore successfully। ये स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक होता है, तो बहुत एफर्ट लगता है, किस सेंस में, डिलीवर करने के सेंस में, और एक्सटेम्पोर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सक्सेसफुल कब होगा, जब एक्सटेम्पोर होता क्या है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, मतलब हम कोई बात कहने वाले हैं किसी से, और उससे सक्सेसफुल कब होगा, जब हमने वो बात कही और वो सामने वाला समझ जाए। तो कहाँ पे एफर्ट लगते हैं एक्सटेम्पोर में, एकदम जब हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ जाता है, एकदम स्पॉन्टेनियस, रिक्वायर्ड ग्रेट एफर्ट। हमको कोई टॉपिक मिला और हमें तुरंत उस पर बोलना है, तो दैट इज एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर स्टैंड्स फॉर ऑफ द कफ। ऑफ द कफ मतलब जब हम कोई चीज़ काम करने जा रहे होते हैं, किसी चीज़ के लिए रेडी होते हैं, तो हम अपने कफ चढ़ाते हैं ना, दैट इज आस्तीन चढ़ा के हम काम करने स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंड्स फॉर ऑफ द कफ मतलब हम तैयार हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, एट वंस रेडी हो जाना किसी चीज़ के लिए। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इज बेटर डेवलप्ड बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच का अब कोई फॉर्मूला नहीं है, ये है इम्प्रॉम्प्टू का तरीका। आपको कोई
टॉपिक दिया गया और आप उसके ऊपर ये बोल दीजिएगा, तो वो कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि टॉपिक तो आपको कोई भी दे सकता है, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। इतने बड़े यूनिवर्स में इतनी सारी चीज़ों के साथ कोई भी टॉपिक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है प्रिपेयर टॉपिक हो, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी जनरल नॉलेज, आपके कॉमन सेंस से आप अपनी उस स्पीच को बेटर और इन्हांसफुल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज द की टू हेल्प यू डेवलप दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू द लार्ज ऑडियंस। कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप इम्प्रॉम्प्टू करेंगे तो आपकी बात बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट हो पाएगी। एक्सटेम्पोर इज अ स्टेज परफॉर्मेंस विच इज कैरीड आउट विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड। अभी बताया अनप्रिपेयर्ड स्पीच इम्प्रॉम्प्टू होता है, तो व्हाट इज दिस? कैरीड आउट विदाउट एनी प्रिपरेशन, किसी भी प्रकार की आपको तैयारी करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। दिस टर्म इज मोस्टली यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू स्पीच एंड पोएट्री डिस्कशंस। जब पोएट्री डिस्कशंस की बात आती है, यहाँ पर स्पीच की बात आती है, तो हम ये टर्म यूज करते हैं इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का एक बहुत ही कॉमन तरीका ये देखा होगा आपने, जैम सेशंस। जैम क्या होता है? जस्ट अ मिनट सेशन। उसमें कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हर बच्चे को बुलाया जाता है, वो एक चिट निकालेगा, उसमें जो टॉपिक होगा उसके ऊपर वो बोलना शुरू कर देगा, तो दैट इज एक्सटेम्पोर। ये गेम्स के तौर पे भी सिखाया जाता है ताकि बच्चों में स्किल्स आए, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए हम एक्सटेम्पोर के गेम्स भी प्रैक्टिस करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। तो एप्लीकेशन क्या होता है, लेटर क्या होता है? दोनों का मतलब ही पत्र लेखन है। एप्लीकेशन हम उस लेटर को कह देते हैं जो हम ऑफिशियल्स को भेज रहे थे, जो हम फॉर्मली तौर पे भेज रहे होते हैं। और लेटर हम अपने किसी जानने वाले को, किसी फ्रेंड को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को भेजेंगे तो वो लेटर हो जाएगा। नाउ टेकिंग अप द फर्स्ट एग्जांपल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। आप किसको लेटर लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि अपना नाम और एड्रेस नहीं मेंशन करिएगा। अदरवाइज फॉर्मल लेटर में ये चीज़ें होती हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पे ब्रेसेस में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि नहीं लिखना है भाई, नाम मत लिखिएगा। टू द प्रिंसिपल ABC XYZ सिटी रिस्पेक्टेड सर। सो व्हाट इज़ दिस? ये हमने प्रिंसिपल को भेजा लेटर। किसको भेज रहे हैं हम? प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल कौन हो गया हमारे इसका? रिसीवर। रिस्पेक्टेड सर, व्हाट? रिस्पेक्टेड सर हमारा सैल्यूटेशन। आप सलाम से याद कर सकते हो सैल्यूटेशन सलाम काफ़ी राइम करता है, तो वो याद रहता है कि सैल्यूटेशन का मतलब होता है सलाम। सैल्यूटेशन एक टेक्निकल टर्म है, इसलिए हम सैल्यूटेशन ही बोलते हैं। तो रिस्पेक्टेड सर हमने यहाँ पे सैल्यूटेशन किया। डेट मेंशन नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। डेट भी बहुत ज़रूरी होती है, डेट भी मेंशन करना ही चाहिए। नाउ कंटेंट, व्हाट्स द कंटेंट? दैट इज सेइंग, most respectfully I beg to state that I am a student of B.Ed Part 2nd. In your college the financial condition of my family is very bad. My father's monthly income होगा यहाँ पे, my father's monthly income is 6,000. He has to support a family of 6 members. He is not in a position to pay my fees, but I have a keen desire to get college education as I am a brilliant student. तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल को कन्विंस किया है अपनी प्रॉब्लम बता के कि भाई मेरे फादर के साथ ये कंडीशन है और आई एम नॉट एबल टू पे द फीस, आप प्लीज़ फ़ीस माफ़ कर दीजिए, और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ आपके कॉलेज में, पढ़ना भी चाहता हूँ आपके कॉलेज में। साथ ही साथ अपनी खूबी बताया कि भाई ऐसे ही गहरे गहरे बच्चे नहीं हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, अब तो पढ़ने दो। यहाँ पे थैंक्स नोट, काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन एंड ऑब्लाइज, योर्स फेथफुली XYZ। यहाँ पे नाम पता ऊपर मना ही किया था कि नहीं लिखना है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, अदरवाइज यू राइट योर नेम ऑल्सो एंड एड्रेस ऑल्सो विद सिग्नेचर, आप साइन भी करते हो यहाँ पे। एंड दिस इज द सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है पत्र उसका एड्रेस, और ऊपर हो जाता है हमारा ये रिसीवर्स एड्रेस। ऊपर हमारा रिसीवर का 3 लाइन में एड्रेस पड़ेगा, नीचे सेंडर का एड्रेस पड़ता है, सैल्यूटेशन, डेट, कंटेंट और थैंकिंग नोट। कंटेंट हम डिस्क्राइब करते हैं एक पार्ट में कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, सेकंड पार्ट हमारी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हम वो दे सकते हैं, एंड थर्ड पार्ट होता है थैंकिंग नोट। तो एक जो फॉर्मल लेटर होता है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है।
Now next, looking for the letter. Now looking up to the letter to a friend, telling him how you spent your summer vacations. अब हम ये लेटर किसको लिख रहे हैं? फ्रेंड को लिख रहे हैं. फ्रेंड कोई ऑफिशियल नहीं है, फ्रेंड हमारा जानने वाला ही है. ऊपर हमारा प्रिंसिपल को लेटर था. प्रिंसिपल एक अथॉरिटी है, तो वो हमारा फॉर्मल था. ये हमारा फ्रेंड है, ये इनफॉर्मल लेटर है. तो फॉर्मल इनफॉर्मल डिफ्रेंसिएशन भी आ जाता है कभी कभी. फॉर्मल लेटर्स किसे लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं. तो फॉर्मल का पैटर्न हमारा था रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, डेट, फिर कंटेंट आ रहा था, लास्ट में सेंडर्स एड्रेस भी आ रहा था. फ्रेंड में ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफॉर्मल लेटर होता है, हम उसमें कुछ भी इस तरीके की चीज़ एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं करते. क्यों नहीं करते? अब भाई हम अपने जब फ्रेंड को लिखेंगे तो उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं. बिकॉज ही इज़ अ फ्रेंड ना, वो हमें ऑलरेडी जानता है, तो हमें अपना डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है उसमें बिल्कुल भी. नाउ लेट अस स्टार्ट. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. बैच 2015 में 2017 में ये अपीयर हुआ है. तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स. कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आप समझ ना पाएँ, या फिर बहुत हैवी अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा ऑफिशियल लेटर मांग लिया आपसे. तो इस तरीके का कोई भी लेटर नहीं आता है. बहुत ही कैजुअल इनफॉर्मल लेटर या फिर बहुत ही नॉर्मल फॉर्मल लेटर्स आते हैं. ये वाला देखते हैं. डियर अजय, थैंक यू फॉर योर लेटर, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट इन. वो यहाँ पे पहली लाइन में ही उसने यहाँ पर क्या बात करी कि आई एम हैप्पी विद योर लेटर. दैट मीन्स वो ये रिवर्सल लेटर लिख रहा है. इसने पहली लाइन में ये बोल दिया कि मेरे को तुम्हारा लेटर मिला एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. अब दैट मीन्स वो कंटेंट क्या है कि तुम्हारे लेटर का रिप्लाई, ये रिप्लाइंग लेटर है. इन योर लेटर यू आस्क्ड मी हाउ आई स्पेंड माई समर. आई थिंक दैट मोस्ट पीपल स्पेंड द समर ऑन द शोर्स ऑफ पॉन्ड, स्विमिंग एंड सनबेथिंग और वॉट एवर दे लाइक. वो जो भी उन्हें पसंद होता है वो सब करते होते हैं. तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने अपने समर्स कैसे काटे. एज फॉर मी, मेरे लिए आई स्पेंड माई समर विद माई ग्रैंड मदर इन द विलेज. मैंने गाँव में अपनी दादी माँ के साथ समर बिताए हैं. वी वॉक अ लॉट इन द वुड्स पिकिंग अप बेरीज, मशरूम्स. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. मोरओवर वी मेट अ लार्ज मूस विद ह्यूज एंटलर्स. आई डिड नॉट थिंक दैट द फॉरेस्ट इज सो इंटरेस्टिंग. यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, XYZ टाइप ऑफ थिंग्स वो बता रहा है. यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है कि भैया कौन लेटर लिख रहा है, किसको लेटर लिख रहा है. जस्ट कंसर्न अबाउट कि कैसे लिखना है. पहले अगर आप रिवर्सल लेटर लिख रहे हैं तो पहले उसको कहो कि तुमने जो हालचाल पूछे हमारे हालचाल बढ़िया हैं. क्योंकि हमें जो लेटर उसने लिखा वो तो नहीं पता ना, जो हम लिख रहे हैं वो टीचर देखेगा. और उसमें क्या है कि सामने से लेटर आया तो हाँ जी आपने लेटर लिखा, हम बढ़िया हैं. नाउ एज फॉर मी, आई स्पेंड माई समर. अब जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करना है. हमें लास्टली इस लेटर में क्या करना होता है, एक बहुत ही जेन्यून गुड बाय. हाउ डिड यू स्टार्ट आउट, देयर आर न्यू लेसन यू लर्न इन द स्कूल लास्ट ईयर. तो वो क्या बोल रहा है, वो नॉर्मल हाल उसने पूछा, अब उसका हाल पूछ लिया, उसको गुड बाय कह दिया. सॉरी आई हैव टू गो नाउ, राइट यू बैक सून. विद बेस्ट विशेस अनुज. तो ये कितना सा लेटर है, अजय से लेकर अनुज तक का लेटर है. और सिर्फ क्या बोला गया है, रिवर्सल लेटर था इसलिए उसको थैंक यू बोला लिखने के लिए. उसके जवाब दिया उसके सवाल का और उसके हालचाल पूछ के बाय कह दिया गया है. अगर ये रिवर्सल लेटर नहीं होता तो हम अपनी बात कहते कि मैंने ये तुम्हें लेटर लिखा है इसलिए. अभी हम आगे देखते हैं. फिर हम सेकंड कंटेंट में अपनी बात को एक्सप्रेस करते, उससे हालचाल पूछते. अपनी बात हमने जो कहने के लिए लेटर लिख रहे हैं हम वो सेकंड में मेंशन करेंगे. थर्ड गुड बाय एंड लास्टली योर नेम. सी स्टूडेंट्स, हम इस लेटर का फॉर्मेट देख लेते हैं. लेटर टू अ फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस. तो हमने यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस लिखा. हमने लास्ट इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखा था. बट आई विल सजेस्ट यू कि कभी भी आप लेटर लिख रहे हैं, चाहे फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल, लेकिन आप रिसीवर्स एड्रेस उसमें ज़रूर मेंशन करेंगे कि आप लेटर कहाँ भेज रहे हैं. अगर फॉर्मल लिख रहे हो, आपको नहीं पता एड्रेस फॉर लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यू आर राइटिंग टू द सम स्पेशल अथॉरिटीज़, तो हमें नहीं पता तो हम अथॉरिटी का नाम लिखते हैं. यहाँ पर हम रिसीवर एड्रेस मेंशन करेंगे. डियर अनिल, उसको कंग्रेचुलेट कहा.
I was happy to receive your letter yesterday. I am very happy to know that you scored 95% in your 6th standard examination. उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं, इसलिए उसने आपने उसको लेटर लिख के बताया कि हाँ मेरे को पता चला कि तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए हैं and I am happy about it. Further he says, I am proud of your great success. Please accept my heartiest congratulations. You have really worked hard. You deserve this success. वो क्या बोल रहा है, उसने यहाँ पर उसको कंग्रेचुलेट कहा है कि मेरी कंग्रेचुलेशंस को एक्सेप्ट करो, तुम डिज़र्व करते हो, तुम में काबिलियत है। इस तरीके के नोट्स हम मेंशन करेंगे। और लास्ट में गुड बाय सिंपल, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। अगर इनफॉर्मल नहीं होता, फॉर्मल होता तो क्या करते, तो एक थैंकिंग नोट, थैंक्स फॉर दिस एंड दैट, इस तरीके की चीज़ हम लिखते। हाईली ग्रेटफुल, ये वाले वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ऑफिशियल्स में। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली। ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है, तो यहाँ पर सिंसियरली लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इनफॉर्मल लेटर में सिंसियरली रिक्वायर्ड नहीं होता है। इनफॉर्मल लेटर में योर्स लविंगली, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड के लिए सिंसियर नहीं हो। इन सेंस राइटिंग में सिंसियर हम अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, रिस्पेक्टेड वंस को लिखते हैं, तो यहाँ पर हम सिंसियर की जगह योर्स लविंगली XYZ। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब हम एक फॉर्मेट लिखते हैं। नेक्स्ट, नाउ हेयर यू राइटिंग एन फॉर्मल लेटर। आप यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो आप? राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ड्राइंग हिज अटेंशन टू न्यूसेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर्स इन योर एरिया। तो आपने किसी अथॉरिटी को लिखना है ये लेटर। नाउ यू विल राइट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर सिटी का नाम मेंशन करिएगा, डेट मेंशन करिएगा, सब्जेक्ट हम मेंशन करते हैं फॉर्मल लेटर्स में, ज़रूरी कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में डियर, हम डियर सर कभी नहीं करते क्योंकि हम ये फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो हम इस तरीके के फॉर्मल लेटर्स में एटलीस्ट डियर सर यू विल नॉट राइट इन फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर्स में आप एटलीस्ट डियर सर तो नहीं लिखेंगे, आप रिस्पेक्टेड सर लिखिए अगर आपको लिखना है तो, बिकॉज सर आपके डियर नहीं है, वो आप जो को जानते भी नहीं है। सो आई विल नॉट से, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि आपको भी डियर मत लिखिएगा। कभी किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, किसी बड़े को लेटर लिख रहे हो तो आप डियर मत मेंशन करिएगा। नाउ अब कंटेंट क्या है, दिक्कत क्या है, वो यहाँ पर बताएंगे फर्स्ट हमारे पैराग्राफ में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है। आई बैक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ न्यूसेंस बीइंग कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर ड्यूरिंग दीज डेज व्हेन द एग्जामिनेशंस आर सून अप्रोचिंग। तो उसने पहले अपनी प्रॉब्लम बता दी। These are the days of examination. Every student is making preparation for the ensuing examinations. The loud noise of loudspeaker is causing a lot of problem to the students nowadays. Every year a prohibitive order is issued for banning the use of loudspeakers during these days, but this year no such action is taken so far. तो वो इस वाले लेटर में क्या बोल रहा है, हम दूसरे वाले लेटर में क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई सजेशन होता है तो वो हम देते हैं। तो हेयर वी डोंट हैव एनी सजेशन और वी हैव एनी सजेशन, हमारे पास कोई सजेशन है देने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सर भाई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हर स्टूडेंट अपनी तैयारी में लगा हुआ है, और जो लाउड नॉइज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स की है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हर स्टूडेंट को। एवरी ईयर अ प्रोहिबिटिव ऑर्डर इज इशूड, हर साल ऐसा होता था कि एक प्रोहिबिटेड, मना करने वाला एक ऑर्डर इशू होता था, बैनिंग द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, जिसमें लाउड स्पीकर्स का यूज़ को हम बैन कर रहे होते थे इन दिनों। बट दिस ईयर नो सच एक्शन इज टेकन सो फार, लेकिन इस साल ऐसा कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। तो दैट सिंपली मीन्स कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हर साल ऐसा होता था कि ऑर्डर पास हो जाता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। सो वी वांट कि इस साल भी ऐसा हो जाए, एक ऑर्डर पास कर दिया जाए। यहाँ पर मतलब उसने इनडायरेक्टली सजेशन तो दे ही दिया ना। ना थर्ड में व्हाट इज ही सेइंग, थैंकिंग नोट लिखते हैं हम थर्ड में, तो थैंकिंग नोट होगा आई रिक्वेस्ट यू टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स टोटली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months with immediate effect so that the students can prepare well for the ensuing examinations। क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं या फिर थैंक यू बोलते हैं, तो फिर वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि भैया आप इमीडिएटली कोई एक्शन लें और इसको बंद कराएं कि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। नाउ थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली XYZ। जल्दी से हम कोई रिवीजन ले लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ थिंग बाय वर्ड्स, अकाउंट ऑफ द प्रॉपर्टीज और अपीयरेंस ऑफ समथिंग। ये हमने स्टार्टिंग में सबसे पहली वीडियो में हमने यही बताया था कि भाई डिस्क्रिप्शन क्या होता है।
डिस्क्रिप्शन मतलब आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग, किसी चीज़ को बताने का कोई तरीका, किसी चीज़ को समझाने का तरीका, दैट इज़ ऑन वर्बल नोट, मुंह से बोलने के तौर पे, ओरल तौर पे, तो वो हो जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज नरेशन। व्हाट इज नरेशन? नरेशन रिफर्स टू द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड सो बिलोंग्स टू द लेवल ऑफ डिस्कोर्स। मतलब आप कोई चीज़ कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, किस तरीके से उसको डिस्क्लोज करके समझा रहे हो। Although in first person narration it may be that the narrator also plays a role in development of the story itself, कि जो नरेटर है वो स्टोरी को किस तरीके से बता रहा है, तो वो जो हो जाता है वो नरेटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, दैट इज़ नरेशन। नरेशन मतलब एक्सप्लेनिंग समथिंग ओरल तौर पे। डिस्क्रिप्शन भी हमारा ओरल हो गया, डिस्क्रिप्शन रिटन भी हो सकता है। नरेशन का मतलब बेसिकली ओरल एक्सप्लेनेशन होता है। नेक्स्ट इज आवर एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या होता है? एक्सटेम्पोर इज वन ऑफ द वेज टू इवैल्यूएट एक्सटेम्पोर इज वन ऑफ द वेज टू इवैल्यूएट अ प्रोस्पेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एंड थिंकिंग एबिलिटीज़। थिंकिंग एबिलिटीज़ क्या? हमको कोई चीज़ एट वंस दी, हमने एट द मोमेंट उसको प्रिपेयर कर लिया और उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो जाता है, हमारी थिंकिंग एबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करता है कि हम में कितनी सोचने और समझने की शक्ति है, हम किस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं, वो हमें एक्सटेम्पोर से पता चलता है। आवर नेक्स्ट वन इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज अ प्रोसेस दैट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग एंड रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन concurrently with practice in predicting, summarizing, comparing and contrasting information। इतने सब का मतलब सिर्फ ये है कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जो कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है अपनी बात को ऑर्गेनाइज करके, कैरेक्टराइज करके समझाने के लिए। रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन कंकरेंटली, तो स्टोरी टेलिंग क्या हो जाता है? स्टोरी टेलिंग इज़ अ एंशिएंट वे। पहले के टाइम से जो पहले का जो पढ़ाने का तरीका था वो स्टोरी टेलिंग ही था। स्टोरी टेलिंग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और सबसे ज़्यादा क्रिएटिव तरीका स्टोरी टेलिंग ही है। व्हेन इट कम्स टू टीचिंग कि आप कैसे पढ़ाएंगे, स्टोरी टेलिंग बहुत इफ़ेक्टिव मेथड हो जाता है, बिकॉज ये आपको बहुत सारा सीखने को भी देता है और सिखाने को भी देता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में अपनी बात को एक्सप्लेन करना, इंटरेस्टिंग वे में अपनी बात को एक्सप्लेन करना और इस तरीके से बात को एक्सप्लेन करना कि सामने वाला आपकी बात में बंधा रहे। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। कॉम्पोजिशंस कितने टाइप के होते हैं? गाइडेड कॉम्पोजिशन, ओरल कॉम्पोजिशन, रिटन कॉम्पोजिशन। व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉम्पोजिशन? तो कॉम्पोजिशन को हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉम्पोजिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, ओरल एंड रिटन कॉम्पोजिशन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इज राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये अक्सर आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आते ही आते हैं एग्जाम में। समवन हु परसीव्स अ स्टडी और स्पोर्ट एज पास टाइम, अगर कोई इंसान कुछ स्टडी या कोई स्पोर्ट करता है फॉर हिज पास टाइम, दैट मीन्स वो उसका प्रोफेशन नहीं है, वो उसको सिर्फ पास टाइम के तौर पे, अपनी हॉबी के तौर पे, अपनी शौक के तौर पे कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है हमारा एमेटर। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं हम? एमेटर। A gathering of spectators or listeners at the performance, परफॉर्मेंस पे spectators, listener, a gathering आ रही है तो उस gathering को क्या बोलते हैं? ऑडियंस। तो ये ऑडियंस वाला तो अक्सर आ जाता है एग्जाम में कि वो गैदरिंग क्या है जो आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आई है, दैट इज़ ऑडियंस। नाउ आई रेस्ट माई वीडियो हियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।